हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी 11th के बच्चों को जानकारी है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्री बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है कि 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा और 11th में भी आपको पढ़ना है। तो जी हाँ बच्चों, मैं 11th का भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को बेसिक रूप रिमेंबर करवा रहा हूं। उसके बाद हम लोग का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, इसको हम लोग ऐसे द्विघात समीकरण कहते हैं बच्चों। यह टॉपिक बेसिक कंसेप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ आपको आगे भी मैथमेटिक्स में मिलेगा बच्चों। तो चलिए आज पहले इसके बारे में जानें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलजेब्रा का एक इक्वेशन है ना। अलजेब्रा जानते हैं, जिसमें कि कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं करता है और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है बच्चों, उसी को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलजेब्रिक। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ? नंबर या ए बी सी डी से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। और वेरिएबल जो चेंज करता हो, वेरी करता हो, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से करते हैं, जेड से करते हैं, है ना। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से इक्वेशन तैयार होता है। उसी इक्वेशन में बहुत सारे नाम हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। तो चूंकि डिग्री के आधार पर, बिल्कुल डिग्री जानते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होगा, उच्चतम पावर, वो कहलाता है बच्चों उस एक्सप्रेशन का डिग्री। अगर डिग्री 1 हुआ, अगर किसी का डिग्री क्या हो, 1 हो, तो इसका मतलब है वह लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। रैखिक समीकरण आपने पढ़ा होगा। जी हां, लीनियर इक्वेशन, समझ रहे हैं। डिग्री 1 होना चाहिए। अगर एज एग्जाम्पल इस तरह भी देख सकते, ax प्लस बी इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन। वाई? क्योंकि x पर पावर 1 है। x पे पावर क्या है? 1 है। x पे पावर 1 होने का मतलब है हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण। आपने पढ़ा होगा बच्चों। उसके बाद अगर हम डिग्री 2 कह दें, तो इसका नाम पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हां, और इसी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इक्वेशन। इसका क्या होना चाहिए? डिग्री 2 कैसे होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें देखिए, x पे पावर 2 है, x पे पावर 1 है, और यहां x नहीं है तो x टू पावर 0 है। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट x पे क्या है? 2 है। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसका मतलब डिग्री 2 हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा टॉपिक है। फिर अगर डिग्री 3 हो, डिग्री 3, डिग्री 3 हो, इसका नाम पड़ता है
क्यूबिक। तो डिग्री अगर 3 है तो उसका नाम क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है बच्चों। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, है ना। इसका पावर, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। 3 है ना, x पे पावर 3। तो जी हाँ, इसी तरह अगर डिग्री 4 हो तो इसका मतलब है इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें ax टू पावर 4 bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। तो जी हाँ बच्चों, डिग्री के अनुसार अलजेब्रिक इक्वेशन का नाम पड़ता है बच्चों। और अगर 1 पावर है तो लीनियर इक्वेशन, 2 पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 पावर है क्यूबिक इक्वेशन एंड 4 पावर है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों को जानना चाहिए बच्चों। साथ साथ कुछ एग्जाम्पल से मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं, जैसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बताइए ये कौन सा इक्वेशन है? निश्चित समझ गए होंगे, लीनियर इक्वेशन। बिकॉज पावर कितना है? 1, अर्थात डिग्री आपका 1 हुआ, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, है ना। अच्छा, फिर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये पहचानिए तो ये कौन सा इक्वेशन है? इसका डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है डिग्री 2 हुआ, अर्थात ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। इसके बाद 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x 3x क्यूब, देखिए माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बताइए इसका पावर देखिए, हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। इसका मतलब है इसका डिग्री 3 हुआ बच्चों, इसलिए यह क्यूबिक इक्वेशन हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुआ। समझ रहे हैं? इसी तरह 4 पावर भी देख सकते हैं बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, सबसे पहली बात तो यह समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। और अलजेब्रिक इक्वेशन किससे तैयार होता है? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट एंड वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से आपका अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है बच्चों। जी हाँ, इस इक्वेशन को आप अलजेब्रिक इक्वेशन कह सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इसके बाद डिग्री के आधार पर इसका नाम पड़ता है। और डिग्री हमने बताया आपको कि हाईएस्ट पावर, जी हाँ, जो सबसे उच्चतम पावर होगा उस अलजेब्रिक इक्वेशन का, वही डिग्री होता है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण। उसके बाद अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन से जाना जाएगा, 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। तो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन तो सिंपल आपने पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हर जगह हम लोग काम करते हैं बच्चों। इसीलिए प्री बेसिक कंसेप्ट में आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। चलिए इसको नोट कर लें। आइए, अब जब हम लोग समझ गए कि अलजेब्रिक इक्वेशन से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया बच्चों, तो अब ये जानते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है। तो आपने देखा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म कहलाता है बच्चों, है ना, जनरल। और साथ साथ कंप्लीट फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें 3 टर्म इन्वॉल्व रहता है। और इसमें एक चीज और देना होगा, कंडीशन, a नॉट इक्वल टू 0। आप देखते होंगे कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा बगल में a नॉट इक्वल टू 0 क्यों देता है? अगर ये 0 हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जान लीजिए। और अगर ये a इक्वल टू 0 हो जाए, a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये टर्म ही हट जाएगा, और ये टर्म हट जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इसीलिए बच्चों ये जो है
ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं है बच्चों, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यह होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ साथ ये भी जाने बच्चों इसमें कुछ बातें, जैसे a किसके आगे है, एक्स स्क्वायर के आगे, तो इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मतलब समझते हैं, गुणांक जो आगे में रहता हो, है ना, उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो a हुआ। फिर b के बारे में बताया जाए तो b क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। उसके बाद c के बारे में बोला जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 0, क्योंकि यहां तो है ही नहीं। अगर ये समझे कि c x टू पावर 0, x टू पावर 0 मतलब 1, तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि कोफिशिएंट यहां x टू पावर 0 का ही ऐसे हुआ बच्चों, है ना। और इसको एक और नाम से पुकार सकते हैं, एक और नाम से जान सकते हैं, वो क्या है, ये देखिए, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस तीनों में कांस्टेंट टर्म कौन हुआ, तो c, क्योंकि ये दोनों के पास x है, वेरिएबल है ना, और इसके पास वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कह सकते हैं, अचर राशि जिसको आप लोग अचर कहते हो, है ना। और एक और नाम से पुकार सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, जी हाँ, स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र, वेरिएबल से स्वतंत्र, समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ बच्चों, ये a b एंड c जो देख रहे हैं, यह क्या है, एक तरह से a b एंड c जो है, सिर्फ अगर इसकी बात करें, टर्म आपका c कांस्टेंट हुआ, लेकिन ये दोनों क्या हुआ, वेरिएबल टर्म्स। लेकिन a b एंड c जो बोलेंगे वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट हुआ। बात समझ रहे हैं ना, मेरी बात समझिएगा। अगर फर्स्ट टर्म के बारे में बोला जाए कि फर्स्ट टर्म वेरिएबल टर्म है कि कांस्टेंट टर्म है, तो क्या जवाब देंगे, वेरिएबल टर्म है, क्योंकि इसमें x मौजूद है। सेकेंड टर्म क्या हुआ, वेरिएबल टर्म हुआ। थर्ड टर्म क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म। समझ रहे हैं मेरी बात, जी हाँ। आइए अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल से बताएं। देखिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 सपोज कीजिए लिए, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल बिल्कुल हूबहू मिल रहा है, तीनों टर्म है। तो जी हाँ बच्चों, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, कंप्लीट, पूरा फुल फॉर्म में, है ना। अच्छा, अगर हम ये बोलें 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन यह इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्योंकि इसमें लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अधूरा, है ना, पूरा फॉर्म में नहीं है। चूंकि डिग्री इसका 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही, लेकिन इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अच्छा, अगर 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 कहें, तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। कंप्लीट होने के लिए 3 टर्म होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात। अगर 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 कोई नहीं है, सिर्फ 3x स्क्वायर है, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, बिल्कुल यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, लेकिन क्या है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ बच्चों, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री चाहिए, और डिग्री क्या, डिग्री 2 होना चाहिए, और डिग्री 2 तो है, डिग्री आपका 2 है, सबका है 2, इसमें तीनों टर्म हैं, इसलिए कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 3 टर्म फुल नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो पहचानना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों, जब हम लोग समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो अब इसके सॉल्यूशन के बारे में समझे बच्चों। सॉल्यूशन समझते हैं, हल, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल का जो मान होता है, जो संतुष्ट करता है मान, वह कहलाता है बच्चों सॉल्यूशन।
अर्थात वेरिएबल कहने का मतलब है ये जो आप x, y, z है ना, ये इन्वॉल्व रहता है, इसका मान जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वही कहलाएगा आपका सॉल्यूशन, वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। अब एक बात और मैं बता दूं, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में एक नियम होता है कि जितना डिग्री का इक्वेशन हो उतना ही सॉल्यूशन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। डिग्री कितना है, डिग्री आपका 2 है। और जब डिग्री आपका 2 है तो इसका सॉल्यूशन भी 2 ही होगा। जी हां, इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होने वाला है हमको पहले से पता रहेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं बच्चों, है ना, जिसको आप लोग मूल कहते थे। क्या कहते थे, मूल। जी हां, नंबर ऑफ सॉल्यूशन अर्थात नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन रहता, मान लीजिए, है ना, क्यूबिक इक्वेशन जिसका डिग्री कितना होता है, 3 होगा, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन या रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे बच्चों। तो इसका मतलब है अलजेब्रा का ये नियम है कि अलजेब्रिक इक्वेशन का डिग्री के अनुसार नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं निकालने के लिए। इसको निकालने का क्या प्रावधान है, तो जी हां बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जनरली 2 मेथड का इस्तेमाल हमेशा होता है ना। और उसमें फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। जी हां बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे इस मेथड को आप लोग कहते होंगे गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं बच्चों, बिल्कुल गुणनखंड विधि। इस विधि के द्वारा भी हम लोग सॉल्यूशन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दूसरा है जनरल विधि, जनरल मेथड, जनरल मेथड। इसको कहते हैं सामान्य विधि, है ना, सामान्य विधि। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। जी हां, अर्थात गुणनखंड विधि से भी सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है या जनरल मेथड से भी किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ क्या होता है कि गुणनखंड विधि मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं हो पाता है, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं जनरल मेथड, उससे तो निश्चित होगा। बात समझ रहे। आइए हम बताएं आपको कि क्या करते होंगे आप लोग। x² + bx + c = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको फर्स्ट एंड लास्ट ये डिजिट को मल्टीप्लाई करते होंगे, a × c। ठीक, उसके बाद इसको फैक्टर करते होंगे 2 पार्ट में, b1 × b2, इस तरह से फैक्टर में लाते होंगे। और इस तरह से फैक्टर करते थे कि दोनों को अगर प्लस भी करें तो मिडिल टर्म हो जाए। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जी हां, पहले तो आप a और c को मल्टीप्लाई करके तैयार करते हैं, उसके बाद उसको 2 फैक्टर में बदलते हैं, और इस तरह बदलते हैं कि दोनों को अगर प्लस या माइनस, जी हां, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस करके मिडिल टर्म बनाते हो, और तब आता है आपका फैक्टर x - α × x - β = 0। इसको फैक्टर के रूप में लिखा। और जब आपका फैक्टर हो जाता है तो ईच फैक्टर विल बी 0। जी हां, x - α = 0, है ना, और x - β = 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि a × b = 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका तात्पर्य है कि या तो a 0 हो, अगर a 0 हो जाएगा तो 0 × b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या b 0 हो, b भी 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो तो 0 × 0 क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए बच्चों ईच फैक्टर विल बी 0, मतलब प्रत्येक फैक्टर को 0 करते हैं, और इससे हमारा x का मान निकलता है, x = α या x = β। देखिए 2 रूट निकला। मैंने कहा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट हो सकता है, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि इसका डिग्री 2 है बच्चों।
ठीक है, तो इस तरह से आप करते हैं बच्चों। ये कोई नया आपके लिए नहीं है, या पुराना ही है, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए जनरल मेथड, इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक आपसे फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बच्चों। क्यों? इसके लिए आपको सबसे पहले डी निकालना होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, वही डी है जो आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनांट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनांट। ऐसे हिंदी में आप इसको विवेचक या विविक्तर कहते होंगे, है ना। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालते होंगे, और तब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। जहां इस d के जगह पे ये वैल्यू रख देते होंगे, आपका x निकल जाता होगा। और इसी x में तो आपका दो मान है कि नहीं? एक आपका प्लस अल्फा ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा आप बीटा ले लेंगे, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। सही है, ठीक है। तो जी हाँ बच्चों, एक अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a और बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। जहां बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि सर प्लस को ही अल्फा लेते हैं, माइनस को बीटा लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं प्लस को बीटा ले? जी हाँ बच्चों, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को अल्फा लें इसी को बीटा लें, ऐसा नहीं। इसको भी बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फा ले सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, इस प्रोसेस से इसको कहते हैं जनरल मेथड, अर्थात इसमें हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करके रूट्स को प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा मेनली दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जनरल मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस दोनों का इस्तेमाल काफी होता है बच्चों, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन बनाए हम लोग। चलिए, कहे कि सॉल्व, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, इसमें कोई मेथड का जिक्र नहीं है, इसका मतलब हम किसी मेथड से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है और जनरल मेथड से भी हो सकता है। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करते हो, आगे का डिजिट क्या लोगे 1, और सबसे लास्ट डिजिट क्या है 4। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4, ठीक है। अब इस 4 को फैक्टर करो जिससे कि आपको प्लस या माइनस करने से 5 आ जाए। तो 4 को हम अगर 4 मल्टीप्लाई 1 करें, है ना, और 4 प्लस 1 करें, 4 मल्टीप्लाई 1 4 ही होगा, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका मिडिल टर्म हो रहा है ना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर, है ना, 5x के प्लेस पर 4 प्लस 1, 4 की जगह पे 4x और 1 की जगह पे x, समझ रहे? अब प्लस ये लास्ट 4 इक्वल टू 0, समझ गए होंगे। 5x के जगह पे क्या लिखे 4x प्लस x, ठीक है। अब इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिए दोनों टर्म में, x प्लस 4 प्लस 1, ये दोनों में कुछ नहीं आ रहा है तो 1 लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये भी देखना है कि क्या ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है। बिल्कुल सेम है, x प्लस 4, तब दोनों से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बाहर निकाल लेंगे, और इसमें कौन क्या सब चीज रहेगा, सिर्फ x, और इसमें भी 1। इसका मतलब है आपका दो फैक्टर हो गया, एक x प्लस 4, दूसरा x प्लस 1। अब दोनों फैक्टर को आप 0 के इक्विवेलेंट करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना -4, और दूसरा आपका फैक्टर है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। तो देखिए क्या सब निकला आपका, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1 आपका सॉल्यूशन निकला। सॉल्यूशन निकलने का मतलब है रूट्स भी कर सकते हैं, है ना, ये सॉल्यूशन निकला। तो ये हम लोगों ने किस मेथड का प्रयोग किया, फैक्टराइजेशन मेथड का। किसका, फैक्टराइजेशन। आइए हम आपको इसी प्रॉब्लम को जनरल मेथड से भी बना के दिखाएं, है ना। जनरल मेथड से भी बनाया जा सकता है। देखिए, आपके पास क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर प्लस 4 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको जनरल मेथड से बनाना चाहो तो
कैसे बना सकते हो? ए आपका क्या है 1 है ना, एक्स स्क्वायर के आगे। बी आपका क्या है 5, सी आपका क्या है 4। ठीक है, सबसे पहले क्या कहे थे निकालने, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसका मतलब बी 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 4, और ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे 4 है, अर्थात 25 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 9। आपका डी निकल गया। अब देखिए डी अगर प्राप्त हो गया तो अब आप एक्स का मान निकाल सकते हो। एक्स बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, है ना। अच्छा, बी के जगह पे बैठाइए, क्या है 5 है, डी के जगह पे 9 बाय 2a के जगह पे 1, अर्थात -5 प्लस माइनस रूट 9 का 3 हो जाएगा बाय 2। अब देखिए दोनों को सेपरेट कीजिए, एक प्लस लीजिए और एक माइनस लीजिए। बताइए -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -2/2 और -8/2। तो ये क्या हो गया आपका x का मान, x इक्वल टू 2 कैंसिल -1 और दूसरा -4। क्या यही रिजल्ट आया था बच्चों? बिल्कुल, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। तो ये आपका जनरल मेथड से भी सॉल्यूशन सेम ही आया। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब है आप फैक्टराइजेशन से बनाइए या जनरल मेथड से बनाइए, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। सही है, चलिए नोट कर लें। तो चलिए बच्चों, एक और आप लोगों को मुझे क्वेश्चन देने का मन करता है, आइए देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। आइए, लास्ट और फर्स्ट आपका 1 है, 1 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 को क्या करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2, क्यों, क्योंकि 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना बीच वाला। अच्छा, दूसरा ये भी कर सकते हैं बच्चों, 6 मल्टीप्लाई 1 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। इसका मतलब है ये जो 5 हो रहा है यह 2 तरीके से पुर रहा है, एक 3 2 से भी पुर रहा है और एक 6 1 से। तो क्या इस दोनों तरीका से फैक्टर होगा, तो देखते हैं आगे। आइए, ये थोड़ा उन लोगों से वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे उससे झड्डल नहीं है बच्चों, कुछ स्पेशल है। आइए देखते हैं। चलिए 3 और 2 लिए तो दोनों माइनस लेना होगा तब ना -5 होगा। तो -3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। -3x माइनस 2x कितना, -5x। अच्छा, x कॉमन लीजिए, x -3 -2 कॉमन लीजिए, यहां माइनस लीजिएगा तो क्या होगा, x + 3 इक्वल टू 0। क्या आपका ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है तो आप कॉमन इसको ले नहीं सकते हो, फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब है ये आपका प्रोसेस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बच्चों। इसका मतलब 3 2 से आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तब किससे करेंगे, आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तब तो आपका एक ही बचा है ना। ये देखते हैं, इसको क्या करना चाहिए, देखिए -5 लाना है आपको, तो 6 में माइनस लगाएंगे और 1 में प्लस लगाएंगे। देखिए -6x + x, क्योंकि अगर आपको निगेटिव लाना है तो जो बड़ा वाला है वो निगेटिव होना चाहिए, जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रहता तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव। इसका मतलब है जो साइन लाना है उसमें बड़ा वाला में वही साइन रहेगा। ठीक है, चलिए, और -6 इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, x - 6 प्लस 1 कॉमन लीजिए, x - 6 इक्वल टू 0, x - 6 x + 1 इक्वल टू 0। देखिए आपका x - 6 सेम आया तो आपने कॉमन लिया और बन रह गया x + 1 और आपका फैक्टर हो गया बच्चों x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6 और सेकेंड हुआ x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। जी हाँ, तो मेरा ये कहना है कि आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 2 पार्ट में, एक पार्ट में आप फैक्टर करना चाहो तो नहीं होगा, दूसरे पार्ट में आपका फैक्टर होगा, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जबरदस्ती इसको कॉमन लेके फैक्टर कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, ऐसा नहीं करेंगे बच्चों।
है ना। और इसको जनरल मेथड से भी बना सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ए आपका 1, बी आपका माइनस 5 और सी आपका माइनस 6। क्या निकालेंगे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, समझ ही रहे होंगे। 25 माइनस माइनस प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 49, 49 हो गया, है ना। अब आप x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a बताएंगे। बताइए b का मान माइनस 5 है, माइनस तो पहले से है, रूट अंडर 49 बाय 2a के जगह पे 1, समझ रहे हैं। यहाँ अब बताइए 5 प्लस 49 का स्क्वायर रूट 7 बाय 2। अब एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो। बताओ 5 प्लस 7 12 बाय 2 6 हो जाएगा। अब 5 माइनस 7 माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए दोनों का सॉल्यूशन सेम है, x इक्वल टू 6 x इक्वल टू माइनस 1, समझ रहे। जहाँ तो इस प्रॉब्लम में अलग क्या था, तो ये अलग था बच्चों, डिफरेंट था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक पार्ट में, है ना, फैक्टराइजेशन नहीं होता है तो दूसरे पार्ट में आपका फैक्टराइजेशन होगा, है ना, लेकिन करेक्ट फैक्टराइजेशन करना होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर ले। हाँ तो बच्चों आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिमेंबर करवाया, है ना, और उस पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया। तो कुछ आप लोगों को भी होमवर्क मिलना चाहिए, और वो होमवर्क है रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको हम 5 प्रॉब्लम दे रहे हैं और वह 5 प्रॉब्लम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और इसको तैयार करना होगा, है ना, और तैयार करके इसका सॉल्यूशन निकालना होगा बच्चों। फर्स्ट है x बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 25 बाय 12। इसको पहले तैयार करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और तब आप सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके बाद नंबर 2 है 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स माइनस 1 बाय एक्स ब्रैकेट प्लस 29 इक्वल टू 0। थर्ड नंबर इक्वेशन है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल टू 24। और फोर्थ नंबर है रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस 9 इक्वल टू 5। और 5 नंबर है 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 26। जी हाँ, ये HW हुआ बच्चों, ये आपके लिए हुआ। और मेरा ये कहना है बच्चों कि ये 5 प्रॉब्लम को आप घर में सॉल्व करें, और मेरे कमेंट बॉक्स में, है ना, YouTube पर जो आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट है, उसमें आप अपने आंसर को डालें, है ना, जिससे मैं देख सकूं कि आप लोगों ने कैसा बनाया, सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, और जिनसे नहीं बने वो भी परेशान होने की बात नहीं है, वह भी मैंने डाल सकते हैं कि हमसे नहीं बना है। ठीक है, तब मुझे पता चलेगा, है ना, कि मान लीजिए बच्चों से नहीं बन रहा है तो मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ट्रायल करो, है ना। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।